हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डीएन मिश्रा आज आपकी क्लास में एक नया लेक्चर जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर के चल रहा हूं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आएगा और आप अच्छे से 7 से 8 सवाल मिनिमम कर लेंगे। और अगर आप 3 घंटे का आज पूरा लेक्चर करते हैं तो इस 3 घंटे के लेक्चर में आपको 18 से 25 सवाल ऐसे होंगे जिन्हें आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए हम पिछले टॉपिक में आपको पढ़ा रहे थे, आपको अगर याद हो तो डिसीजन मेकिंग सब। ठीक है, डिसीजन मेकिंग या निर्णय क्षमता, उसके भी सवाल हम कराएंगे इसके उत्तरार्ध में। जब हम 1.5 घंटे की क्लास ले चुके होंगे इसके बाद उत्तरार्ध में हम डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे कि अब जो है आईएएस और पीसीएस में कितने सवाल आए और कैसे सवाल आए उस पर हम लोग पढ़ेंगे। और इनके अलावा आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा कम्युनिकेशन स्किल या संप्रेषण क्षमता। आज में लिखने की चीजें बहुत कम हैं लेकिन आपके समझने की चीजें ज्यादा हैं, इसलिए हमारे साथ पूरा जुड़ते हुए आप लोग पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल, लेट अस स्टार्ट। आज जो है लाइट ना होने के कारण एक जल्दी से तुरंत दूसरी व्यवस्था रखनी पड़ी है। केवल आप देखें, दैट्स आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल या इसे आप कहते हैं संप्रेषण क्षमता। लाइट आने के बाद हम आपको अपने स्टूडियो वापस ले चलेंगे, तब तक आप यहां पढ़ें और कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को नमस्कार। काफी लोग जुड़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या है। संप्रेषण कैसे माध्यम के थ्रू स्रोत से होता हुआ श्रोता तक पहुंचता है, इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता होगा कि हमारी भाषा शैली ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं अथवा दूसरा हमें प्रभावित कर सकता है। उसमें पहली बात की यह जरूरत है कि जिस भाषा का प्रयोग दूसरा कर रहा है वह भाषा हमें आनी चाहिए और हमारे द्वारा बोली गई भाषा को भी दूसरा समझ सके। संप्रेषण तभी हो सकता है। पता लगा कि हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, एक ग्रामीण अगर हम हैं, लेकिन अगर सामने से कोई हमें इंग्लिश में पूरा संभाषण देता रहे तो वह हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन हम अगर हिंदी बोलते हैं और उधर व्यक्ति जो है वह अंग्रेज है जिसे हिंदी का ज्ञान नहीं है, वह भी हमें पूरा सुनता रहा, हम उसे सुनाते रहे, उसे भी कुछ भी पता नहीं चला, यहां भी संप्रेषण नहीं हुआ। तो संप्रेषण में सबसे बहुत जरूरी चीज है कि अगर संप्रेषण तभी संभव होगा जब दोनों की लैंग्वेज क्या हो, समान हो। समान न भी हो तो भी दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं। ठीक है, हम हिंदी बोल रहे हो, हमें हिंदी आ रही है तो उसे भी हिंदी के भाव पता होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना भाषा का प्रयोग किए हुए भी एक दूसरे के मनोभावों को समझ लेते हैं। ठीक है, वह भाषा कौन सी है? अशाब्दिक है, जिसमें हमने लैंग्वेज का प्रयोग ही नहीं किया। हम ऐसे जगह पहुंच गए जहां पर हमारी भाषा वो नहीं समझ पा रहा। मान लीजिए आप उड़ीसा गए और ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे हिंदी नहीं पता है, लेकिन आप वहां चाय बना रहा है और आपको चाय चाहिए, आप उससे कहते हैं, ठीक है, वो समझ जाता है कि ठीक है आपको भी अभी हम चाय पिलाते हैं, है कि नहीं? आप देखिए, तो ये भाषा हमारी अशाब्दिक है। मीन्स दो प्रकार से कम्युनिकेशन होगा। वन ऑफ देम द कम्युनिकेशन विल बी इन वर्बल, शब्दों के माध्यम से जिनमें भाषा आएगा, और दूसरा है नॉन वर्बल, अशाब्दिक। अशाब्दिक में क्या है? संकेत है। जैसे आप सुने होंगे बिहारी जी का एक दोहा, बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा रहा, कहत नटत रीझत खीझत हसत सबे लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही शोभा।
इतने कम्युनिकेशंस केवल आंखों से ही हो गए। क्या कहत, आंखें कुछ कहती हैं। जैसे कोई भी हो, आप बड़े उससे इशारा करते हो, वो समझ जाता है कि हमसे कह रहे हैं क्या। नटत, इनकार करती हैं। पता लगा कि उधर से कोई बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है, ठीक। या मान लीजिए बच्चे का के पिताजी हैं और बेटा उनसे कुछ बता रहा है, पीछे मम्मी अचानक खड़ी होकर आंखें दिखाई, बच्चा चुप, कुछ नहीं पापा, क्या हुआ बताओ, नहीं कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। क्या हुआ, इनकार हो गया। कहत, नटत, रीझत, खीजत, आंखों से खुशी का भी इजहार होता है, दुख मतलब इनकार का भी आभास होता है। रीझत, हसत सबे लजिया, हंसने का भी बोध होता है और लज्जा का भी। इतने कम्युनिकेशन तो अब केवल हमारी आंखों से हो गए, अभी हमने हाथ तो चलाए ही नहीं, ठीक है। ये है संप्रेषण, दिस इज कम्युनिकेशन, ओके। तो यही कारण है कि आप में प्रशासनिक दक्षताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे भी यह संप्रेषण दक्षता जो है यह आपके सिलेबस में रखा गया। कारण है कि चाहे जितना आप बड़े बन जाए, चाहे जो अधिकारी बन जाए, लेकिन अगर आपका संप्रेषण गलत हुआ, और आज के दौर में जब आपकी एक एक बातें अगर देखा जाए तो एक एक बातें आपकी कवर्ड हो रही हैं। कोई आप बोल रहे हैं तो कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है, और हजारों लोग, एक नहीं, एक जिलाधिकारी बोल रहे हैं, हजारों लोग उसको लाइव देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन जो है वो लाइव कोई न कोई उसे कर रहा। 2 मिनट में, सेकेंडों में आपका जो कम्युनिकेशन है वो वायरल हो जा रहा है, ठीक। इसलिए आज के युग में भाषा शैली बहुत आवश्यक है। इसी कारण सी सेट के सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के इस पोर्शन में कम्युनिकेशन को बड़ा पोर्शन दिया गया, कि जिससे हमारे जो भी अधिकारी चयनित होकर के आए उन्हें संप्रेषण का महत्वपूर्ण ज्ञान हो। समझ गए होंगे। अब संप्रेषण की पहली चीज जो आती है वह है इसकी परिभाषा। लिख लीजिएगा थोड़ा सा। आज में डेटा का बहुत महत्व होगा। आज के लेक्चर में कुछ आपके ऐसे लोग भी हैं जिनका परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो उसे भी लिखिएगा। पहले लिख लीजिए संप्रेषण क्या है। सूचनाओं की प्राप्ति, राइट डाउन, सूचनाओं की प्राप्ति तथा सूचनाओं का प्रेषण, तथा सूचनाओं का प्रेषण, आप लोग नोट्स बनाते चलें। सूचनाओं की प्राप्ति तथा सूचनाओं का प्रेषण, जिसमें संचार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होते हुए, माध्यम के आधार पर होते हुए, माध्यम से होते हुए, माध्यम से होते हुए फीडबैक प्राप्त करें, फीडबैक प्राप्त करें, संप्रेषण कहलाता है। देखिए, अगर आपने बोला और उसमें फीडबैक नहीं मिला, संप्राप्ति नहीं हुई, तो वह कम्युनिकेशन अधूरा माना जाता है, ठीक है। कैसे, आप सोचिए कि आप एक बच्चे से कहे कि बेटा दरवाजा बंद कर दो, लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया। बोले क्या कम्युनिकेशन हुआ? नहीं हुआ, ठीक। फिर आपने उसे बुलाया, सुनो इधर आओ, मैंने कुछ कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आपने, तब उस बच्चे ने कहा जी सर क्या, मैंने कहा था दरवाजा बंद करने के लिए, बंद करो। तब उसने दरवाजा बंद किया। अब क्या हुआ? फीडबैक मिला, अब संप्रेषण हुआ, ओके। तो यह ध्यान रखिए, किसी भी संप्रेषण में पहला प्रेषक है, जिसने, हमने अगर बोला प्रेषक हुए, माध्यम का प्रयोग हुआ, माध्यम के बाद वह जो रिसीवर है उसने उस बात को सुना, और उसके बाद अगर वो फीडबैक दिया, तब माना जाएगा कि एक चक्र संप्रेषण का पूरा हुआ। अंडरस्टूड? तो इनमें अब लिखिएगा, यहां तक हमें पूर्ण उम्मीद है कि सबके समझ में आ गया होगा। तो लिखिएगा, इसमें एक परिभाषा है जो आज के दौर में बहुत प्रसिद्ध है और एक बार पूछा भी जा चुका है। लिखिएगा,
संप्रेषण की परिभाषा लिखेगा फिनर, पिकनर द्वारा, पिकनर, पिकनर, पिकनर की परिभाषा है पिकनर की परिभाषा है, लिखेगा संचार प्रबंध का हृदय है, संचार प्रबंध का हृदय है, संचार प्रबंध का हृदय है। ठीक है, ध्यान रखिए, संचार प्रबंध का ही नहीं, जहां भी प्रबंधन होता है वहां पर आप जो कम्युनिकेशन करते हैं वह कम्युनिकेशन किस स्तर का है यह बहुत मायने रखता है। जैसे अपवर्ड टू डाउनवर्ड है या डाउनवर्ड टू अपवर्ड है। ठीक है, साइक्लिक है, चक्रीय है या कैसा है। जैसे आपका अधिकारी अगर आपको निर्देश देता है, एक आदेश देता है, आदेशात्मक होगा। ठीक है, वह क्या है, अपर टू लोअर, अपने अधीनस्थों को कम्युनिकेट करना आदेशात्मक होगा। और लोअर टू अपर कैसे होगा कम्युनिकेशन प्रबंध तंत्र में, प्रार्थनात्मक होगा। आप कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के साथ, कोई भी होगा, क्या करेगा, वह प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा, ऐसा कम्युनिकेशन होता है। तो प्रबंध तंत्र, जब एमडी कोई आपका आदेश दे रहा है, एमडी जो भी कहेगा वह क्या होगा, आदेशात्मक होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का अपने कर्मचारियों के प्रति जो भाव रखेगा वह भी, उसका भी कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पिकनर ने यह कहा कि किसी भी प्रबंध तंत्र का हृदय क्या है, कम्युनिकेशन है। ओके, नंबर 2, दूसरी परिभाषा लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण परिभाषा है और यह परिभाषा दिया है मिलेट ने, लिखेगा मिलेट, प्रशासनिक संगठनों की रक्त धारा, प्रशासनिक संगठनों की रक्त धारा। प्रशासनिक संगठनों की रक्त धारा, ये मिलेट की परिभाषा है। दिस इज द कम्युनिकेशन ऑफ मिलेट। बस एक प्रॉब्लम हो गई, जो लाइट जो है वो क्लैश कर गई पूरी तरह से और सुबह से नहीं थी, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई और आ गई है लाइट। और देखते हैं विद इन 5 मिनट्स आपको ले चलते हैं फिर वहीं पर। ठीक है, तो अगली परिभाषा लिख लीजिएगा, नेक्स्ट टैरी की है। टैरी की परिभाषा है, लिखेगा संचार संगठनात्मक कार्यों, संचार संगठनात्मक कार्यों तथा प्रबंधकीय प्रक्रियाओं के लिए, संचार संगठनात्मक कार्यों तथा प्रबंधकीय प्रक्रियाओं के लिए चिकनाई का कार्य करता है, चिकनाई का कार्य करता है। ठीक, अब यहां से आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। ये 3 परिभाषाएं थी, तीनों परिभाषाओं को आपको तैयार रखना है। पहला हमने बताया परिभाषा किसकी थी, पिकनर की थी, संचार प्रबंध का हृदय है। दूसरा बताया मिलेट की परिभाषा, प्रशासनिक संगठनों की रक्तधारा है। तीसरा टैरी की बताया, संचार संगठनात्मक कार्यों तथा प्रबंधकीय प्रक्रियाओं के चिकनाई का कार्य, ग्रीस का कार्य करता है। मतलब अगर हम थोड़ी सी कठिन भाषा, तर्कस भाषा बोल देते हैं, कर्कश भाषा बोलते हैं, तो दूसरा क्या है, उसी हिसाब से रिप्लाई देगा। लेकिन अगर हम सॉफ्ट लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो दूसरे भी आपके प्रति सॉफ्ट रहते हैं, वो भी पूरे खिलखिलाहट के साथ, प्रसन्नता के साथ उस कार्य को करते हैं। इसलिए संगठनात्मक ढांचों में हमें जहां तक संभव हो वहां तक क्या होना चाहिए, सॉफ्ट लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। ओके, अब आइए लिखेगा, हेडिंग डालिएगा,
नेक्स्ट वह है संचार के कार्य। संचार के कार्य, और संचार के कार्यों में पहला है सूचना। संचार के कार्यों में है सूचना, इंफॉर्मेशन, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, भावनात्मक अभिव्यक्ति, भावनात्मक अभिव्यक्ति, और नंबर 4 लिखिएगा इसमें नियंत्रण। नियंत्रण, ये 4 चीजें हैं संचार के कार्य। ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन संचार का कार्य नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में आपका रहेगा सूचना, अभिप्रेरणा, भावनात्मक अभिव्यक्ति और एक और नियंत्रण। तो वहां पर रहेगा ए एंड बी, बी एंड सी, ए या ए बी एंड सी और उपर्युक्त सभी। तो ऐसे में उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस बातों को खूब अच्छे से आप समझिए। भावनात्मक, इमोशनल, यस, बिल्कुल सही समझा। अब जरा सा ध्यान दीजिए आप एक एक करके। पहली बात है कि इसमें सूचना, पहली बात क्या है? सूचना, इंफॉर्मेशन मीन्स आप जिस किसी को भी संचार जिसके साथ कर रहे हैं उसके पास सही सूचना पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि लैंग्वेज का, सम लैंग्वेज का होना जरूरी है कि जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं दूसरा भी उस लैंग्वेज को समझ रहा है, चाहे वो लिखित हो चाहे वह मौखिक हो, दोनों स्थितियों में। ठीक, नॉन वर्बल को छोड़कर ध्यान रखिए। अभी हम बात कहां कर रहे हैं? प्रशासनिक संगठनों में। प्रशासनिक संगठनों में आप देखते हैं कि जो अधिकतर कार्य होते हैं वो लिखित होते हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिलीवर्ड की जाती है और वह इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचती है। वह इंफॉर्मेशन, वह सूचना ऐसी होनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए और वह भाषा ऐसी हो जो सबके लिए आसानी से समझ उत्पन्न कर दे। ओके, कभी कभी लोग नहीं होता है कि आपस में बात करते हैं लेकिन वो कोई चीज नहीं समझ पाते, क्या कहते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन। दो लोगों में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अगर आप बातें नहीं करते, एक दूसरे से बहुत अच्छी भावनात्मक रूप में नहीं जुड़े हैं, तो ऐसा हो जाता है कि वहां मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो पहली बात यहां पर यह है कि संचार के कार्यों में पहला क्या है? सूचना, और सूचनाओं का आदान प्रदान का जो माध्यम है वह सरल होना चाहिए और उसमें उस तदनुरूप सूचना के साथ साथ उसका फीडबैक प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है अभिप्रेरणा, मीन्स आपने पढ़ा और पढ़ करके फेंक दिया, आपके अंदर अभिप्रेरणा इसका मतलब नहीं हुई, आपके अंदर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई कि यह हमारे लिए है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए कि जो भी सूचना आपको दी जाए उससे आपके अंदर अभिप्रेरणा जागृत होनी चाहिए। जैसे एक सूचना आपको बताएं कि न्यूज़पेपर में एक सूचना आई जिसमें कहा गया, एक समाचार रहा, और प्रिंट मीडिया भी क्या है? आपके लिए सूचनाओं का भंडार है। उसमें यह कहा गया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर 2 पहिया वाहन में हेलमेट न लगाने वाले और फोन पर बात करने वाले व्यक्तियों का पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, और 4 व्हीलर वाहनों में सीट बेल्ट न लगाकर चलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक, आपने पढ़ा। ओके, आप मोटरसाइकिल लेकर के निकले, बिना हेलमेट के निकले, ठीक, जा रहे हैं, मोबाइल पर बात करते जा रहे हैं, आपको पकड़ा गया और आप पे जुर्माना लगा गया। अब वहां आप 2-4 लोगों से कह रहे सर फला के फोन से बात कर लीजिए, इनसे बात कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने उस न्यूज के प्रति संचार तो हुआ लेकिन आप में अभिप्रेरणा नहीं जागृत हुई कि नहीं,
हमें भी इन नियमों का पालन करना चाहिए। और अगर ऐसा है तो हमें दो पहिया वाहन से अगर हम जा रहे हैं तो हमें हेलमेट लगाकर जाना चाहिए। और गाड़ी चलाते समय हमें भी सड़क के नियमों के आधार पर, सुरक्षा और संरक्षा के आधार पर हमें हमारे अंदर यह अभिप्रेरणा जागृत होनी चाहिए कि हमें हेलमेट लगाकर चलना चाहिए और फोन पर वार्ता नहीं करनी चाहिए। क्यों? यह जो सूचना दी गई, यह जो संचार हुआ, यह संचार इसलिए नहीं हुआ कि किसी प्रकार की आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए। यह इसलिए हुआ ताकि आपकी सुरक्षा और संरक्षा हो सके। यदि इसका पालन आप नहीं करते हैं, कहीं दुर्घटना के शिकार होते हैं, सर आपका फूटेगा, शारीरिक जो क्षति होगी वह आपकी होगी, पुलिस की नहीं होगी। आपकी शारीरिक क्षति न हो, इसे बचाने के लिए आप पे आर्थिक दंड डालने का प्रावधान किया गया। एक समन शुल्क अपना आपसे वसूला गया ताकि आगे आप अवेयर हो सके और आप हेलमेट लगा सके। आप कहें नहीं मैंने तो पर्ची कटवा ली, अब कोई दिक्कत नहीं, अब फिर मैं हेलमेट नहीं लगाऊं। नहीं, अगले चौराहे पर फिर आपके साथ ये घटना हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, यह जो सूचना है उसका अभिप्रेरणा जागृत होना आवश्यक है। प्रधानाध्यापक ने कहा या आपके क्लास टीचर ने कहा या किसी प्राचार्य ने, किसी ने भी आपको डांटा और कहा परीक्षा निकट है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। आप कहे कोई बात नहीं, अभी परीक्षा 4 महीने, अभी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सूचना तो दी गई लेकिन आपके अंदर अभिप्रेरणा जागृत नहीं हुई। आपको जो पढ़ना चाहिए आपने नहीं पढ़ा और उसका नतीजा फीडबैक क्या होता है? आपके प्राप्तांक कम आए या फेल हो जाए। जैसे अभी सरकार ने कहा कि पीसीएस की डेट जो है वो अक्टूबर में है। ठीक, आपके जहां भी आप संस्थान में पढ़ रहे हैं या अभ्युदय चैनल के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि अगर आप मेहनत नहीं किए तो अब ध्यान रखिए एक सीट पर 15 गुना लोग क्वालिफाई करेंगे। इसलिए पहले कहां 20 गुना तक हो जाते थे, 18 गुना क्वालिफाई करते थे, अंतिम मेरिट पर आते आते लगभग 20 गुना लोग क्वालिफाई करते हैं। अब प्री क्वालिफाई करना ही कठिन है, इसलिए सबसे पहले टारगेट करो अभी से और मेहनत करिए जिससे प्री क्वालिफाई हो जाए। आपके ऊपर सूचना तो दी गई लेकिन आपके अंदर अभी प्रेरणा जागृत नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या हुआ? क्यों? आप में भावनात्मक, जो हमने जो बात कहनी चाहिए उसके प्रति आपने भावनात्मक अभिव्यक्ति जागृत नहीं, दिल पर वो चीजें नहीं आई और वह दिल में बातें ना आने के कारण आपने एक्शन नहीं लिया। और चौथा क्या है इस पर? नियंत्रण। जो भी हम भाषा बोलें उस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। ठीक है? क्यों? कभी कभी लोग नहीं कहते हैं कि फला ने ऐसा बोला, जुबान फिसली। जुबान क्या फिसली? इसलिए कि भाषा पर नियंत्रण नहीं रहा। भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए और उसके साथ ध्यान रखिए जो कुछ भी सेंटेंस प्रयोग किया जाए, जो कुछ भी आप बोले, उसका एक निश्चित कंक्लूजन निकलना चाहिए, एक सकारात्मक उससे निष्कर्ष निकलना चाहिए। अगर सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकला तो भी आपका जो संप्रेषण रहा वह अधूरा रहा। अंडरस्टूड? तो समझ गए होंगे कि हमारी भाषा का कार्य क्या है? सूचना देना, अभिप्रेरणा जागृत करना, भावनात्मक अभिव्यक्ति और नियंत्रण। ठीक है? ध्यान रखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे ज्यादा उसको जरूरत किसकी होती है? भावनात्मक अभिव्यक्ति की। एक मां अपने बच्चे से संप्रेषण करती है, जरा सोचिएगा। वो कहती है बच्चे दूध पी लो नहीं तो बिल्ली काटेगी, रात में एक बुढ़िया आएगी और तुम्हारे पेट को देखेगी। बच्चा डर जाता और कहता है अगले दिन मम्मी हमें दूध दे दो, रात में बुढ़िया आई थी। वो क्या है? डर करके पिया। भावनात्मक अभिव्यक्ति तो हुई लेकिन उस दर्जे। और दूसरा क्या कहता? बेटा देखो यू हैव टू बिकम अ कॉम्प्लेंट बॉय, शेर बनना है मेरे बच्चे को, देखो इतना ताकतवर बनना, हमारे जैसे बड़ा बनना है। बच्चा यस मम्मा मुझे दूध दो। ठीक है? वह भावनात्मक अभिव्यक्ति सकारात्मक हो। अंडरस्टूड? आपके पिताजी आए, आप मोबाइल पर चैटिंग कर रहे थे, उन्होंने आपसे डांट के कहा नालायक कहीं के, जब भी होता है तब बात कर रहे हो तुम, पढ़ो। मोबाइल देखने से केवल नहीं हुआ। पापा मैं जो है इस समय YouTube पर अभ्युदय कोचिंग कर रहा हूं, आप देखिए कौन पढ़ा रहा है। भावनात्मक अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। पिताजी ने देखा कौन पढ़ा रहा है, मिश्रा सर पढ़ा रहे, अरे वाह बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेशन स्किल, अरे वाह बहुत अच्छा। भावनात्मक अभिव्यक्ति तुरंत जागृत हो गई, नहीं मैं गलत समझा, मेरा बेटा तो पढ़ रहा है। अंडरस्टूड? नियंत्रण, ध्यान दीजिए, नियंत्रण एक ऐसी चीज है जो बातों को हम अगर बोल रहे हैं
अगर वह विषय के अनुरूप है, नियंत्रित है, विषय वस्तु से हट गए, अनियंत्रित हो गए। ठीक है, तो आप जो भी बोले, जहां भी बोले, उस परिस्थिति और समय को देख करके उस अनुरूप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करनी चाहिए और उस आधार पर ही हमें भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप जब अपने मित्रों के बीच बात करते हैं तो भाषा पर नियंत्रण कैसा होता होगा, जरा सोच लो। लेकिन अब जब आप अपने पिताजी से बात करते हैं, अपने सीनियर से बात करते हैं, अपने प्राध्यापकों से बात करते हैं, अपने गुरुजनों से बात करते हैं, किसी अधिकारी से बात करते हैं, तब आपके भाषा का नियंत्रण स्वाभाविक रूप में केंद्रित हो जाता है। वैसे ही भावनात्मक अभिव्यक्ति, जब हम अपने परिवार के बीच बात करते हैं तो भावनात्मक अभिव्यक्ति की एक कैटेगरी होती है, और जब हम उससे अलग हटते हैं मित्रों के बीच, भावनात्मक कैटेगरी बदल जाती है। और जब हम कहीं इम्प्लाई के रूप में होते हैं और अपने प्रबंध तंत्र से बात करते हैं अथवा प्रबंध तंत्र हमसे बात करता है, तब भावनात्मक अभिव्यक्ति पूरी तरह से प्रोफेशनल हो जाती है। ओके, तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये बातें अभी तक आप समझ चुके होंगे। बताइएगा अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। यहां तक सबके समझ में आ गई बातें? हमने अभी अभी आपको बताया, और ये क्या था? ये था संप्रेषण के या संचार के कार्य। ठीक है, जिसमें क्या क्या रहा? संचार था, अभिप्रेरणा था, भावनात्मक अभिव्यक्ति थी और नियंत्रण था। हमें पूर्ण उम्मीद है ये चारों आपको खूब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, यस, ठीक। अब आगे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आज ये प्रश्न प्रहर भी जरूर होगा, क्योंकि मैं आपसे आगे चल करके प्रश्न भी इस पर पूछूंगा। और अगर आप नहीं बताए तो मैं यही मानूंगा कि आपने सही ढंग से हमारे लेक्चर का अध्ययन नहीं किया या सही रूप से आपने नहीं सुना। अब देखिएगा क्या है, आप जानते हैं संप्रेषण के लिए संप्रेषक, ठीक है, यह है सेंडर, संप्रेषण को भेजने वाला। ठीक है, संप्रेषण को भेजना मतलब जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो इस समय हम क्या हो गए? सेंडर हो गए। दूसरा होना चाहिए सूचना माध्यम, ठीक है, प्रापक या रिसीवर। और इसके बाद अभी अभी हमने आपको बताया कि यहां प्रत्युत्तर जरूरी है, फीडबैक। ठीक है, दिस इज मीडियम और यह है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, यह जो फीडबैक है यह फिर यहां से इसको पहुंचना चाहिए। ओके, तब जाकर के हमारा संचार पूर्ण माना जाता है कि हां, दो लोगों के बीच में संचार हुआ। ओके, तो अब लिखिएगा इसमें, देखिए पहली बात क्या है, यह सेंडर है, हमने बोला सूचना को भेजा, ठीक, किसी सूचना को किसी माध्यम का प्रयोग करते हुए रिसीवर तक भेजा, रिसीवर ने सूचना को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद उसने उसका क्या दिया? फीडबैक दिया, प्रत्युत्तर दिया, तो माना जाएगा कि एक कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, अरे भाई इतना सोचो, आपने कोई मैसेज टाइप किया, आजकल सबसे अच्छा सूचना का माध्यम, ठीक है, और किसी व्यक्ति को आपने क्या किया? व्हाट्सएप किया। अब माध्यम, सूचना तो आपने भेजी, माध्यम क्या बना? इंटरनेट बना, व्हाट्सएप बना, उससे एक व्यक्ति के पास सूचना पहुंची। ठीक है, आपने उसे प्राप्त किया। अब बताओ, प्राप्त होते ही उस पे अगर ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल दो आ गए तो आपको यह पता चल गया कि इन्होंने हमारी सूचना प्राप्त कर ली। ठीक है, लेकिन सूचना प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब आपके क्या समझ में आएगा कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है? आपने भेजा, ठीक है, कि आज
दोपहर 10 बजे मेरे घर पर भोजन करने का आमंत्रण है, कृपया आमंत्रण को स्वीकार करो और 10 बजे आ जाओ। देखा, मैसेज पढ़ भी लिया और कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब आपको कंफ्यूजन है, यार आएगा कि नहीं आएगा। और अगले उसने उत्तर केवल लिखा ओके, उतने से फीडबैक मिल गया, आएगा 10 बजे, इसका भोजन बनाना है। ओके, ये होता है। आपने निमंत्रण, आजकल तो निमंत्रण पत्र तक हो रहा है, निमंत्रण पत्र आपने किया, उसे बताया, लोगों को व्हाट्सएप किया, पहुंच गया, जो 2 ट्रिक लगा तुरंत आपने फोन किया फिर और उसे फीडबैक लिया। आपने देखा, हाँ देख लिया, भाई साहब इस तारीख को शादी है, आपको आना और अवश्य आना, सपरिवार आना है, बिल्कुल कोविड नियमों का प्रोटोकॉल पर पूरा करते हुए हम आएंगे और अवश्य आएंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, फीडबैक आपको प्राप्त हो गया। अंडरस्टूड? तो ये है। अब हेडिंग डालिए आप लोग, वह लिखेगा संप्रेषण के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के तत्व। उसमें नंबर 1 संप्रेषक, दूसरा ये है सेंडर, नंबर 2 सूचना या जानकारी, दूसरा है सूचना या जानकारी, दैट इज मैसेज। सूचना या जानकारी। नंबर 3 माध्यम, मीडियम, माध्यम या मीडियम। नंबर 4 प्राप्तकर्ता, रिसीवर, प्राप्तकर्ता या रिसीवर। और नेक्स्ट लिख लीजिएगा प्रत्युत्तर या फीडबैक, प्रत्युत्तर या फीडबैक। ये 5 आपके संप्रेषण के तत्व हैं। ठीक है, किसी भी एक तत्व की कमी क्या होगा, वह संप्रेषण को प्रभावित कर सकता है। अब लिखिएगा, इसके बाद इससे इंपॉर्टेंट चीजें अब शुरू हो रही हैं। लिखेगा इसके प्रकार, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के प्रकार। इसमें और अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप देखिएगा, जो संप्रेषक है, जो जानकारी दी जा रही है, संप्रेषक है, वह प्रेषक जरूरी नहीं है कि वहां पर जो आप बोल रहे हो तभी संप्रेषण हो, नहीं। लिखित हुआ, हमने कहा ना, आपने व्हाट्सएप से भेजा तो भी वह मैसेज पहुंच गया, डिलीवर्ड हुआ और वहां प्रत्युत्तर प्राप्त हो गया। कभी कभी सर्कुलेशंस होते हैं, कभी कभी जनरल ऑर्डर होते हैं, जियो सरकार का कोई आता है, तुरंत सर्कुलर हो जाता है। कोई विज्ञप्ति आई, विज्ञप्ति देखते देखते ही क्या हो गई, वायरल हो गई और सबको हो गया, अरे पीसीएस की वैकेंसी आ गई, आपकी बहुत आई है ना। ये क्या है, ये तुरंत बहुत तेजी के साथ जो फैल रहे हैं विभिन्न आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके आधार पर। ठीक है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के तहत बहुत सारी चीजें जो चाहे वो सत्य हो या असत्य घटनाएं हैं, बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही हैं और उसका बहुत जल्दी प्रत्युत्तर भी देखने को मिलता है। कभी कभी पूछा जाता है कि संचार माध्यमों के क्या हानियां हैं। लाभ बहुत हैं लेकिन उसके साथ साथ हानियां भी बहुत हैं। कोई घटना अमेरिका में घटी, लेकिन अगले दिन उसके प्रति आंदोलन भारत में हो रहा है। ये क्या है, ये कम्युनिकेशन का ही है कि जहां घटना तो वहां घटी, लेकिन उसका विरोध प्रदर्शन कहां हो रहा है, भारत में हो रहा है।
उसके प्रति प्रतिक्रियाएं लोग कहां दे रहे हैं, फीडबैक कहां दे रहे हैं, इंडिया में दे रहे हैं। तो यह उसके एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, कम्युनिकेशन जब बातें पहुंचते पहुंचते बहुत समय हो जाता था, तो इतने जल्दी कम्युनिकेशन नहीं, तो बहुत अच्छाई भी हुई लेकिन बहुत सारी उसके साथ कमियां भी हुई। हमारे युवाओं में देखें तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यूट्यूब पर से होते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब के जरिए या गूगल के जरिए प्राप्त हो रही हैं, वह उनके लिए बहुत अच्छा भी है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि जो गलत साइट्स का भी प्रयोग कर रहे हैं। पता लगा कि वो तमाम प्रकार के जहां मिसकम्युनिकेशन की चीजें हैं उन्हें देख रहे हैं, वहां क्या हुआ, उससे उनके नॉलेज पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। कहीं भी कोई भी मैसेज आया, वो गलत है या सही, आप तुरंत उसे लेकर के चल दिए। ये क्या है, ये इसके ड्रॉबैक्स भी है। ठीक है, तो आप युवाओं के लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमें जो भी प्रत्युत्तर दे, फीडबैक दे, पहले सोच समझ कर दे। कोई भी चीजें जब शेयर करें तो सबसे पहले जान लें कि इसमें सत्यता क्या है। कारण है, आपने दूसरे को शेयर किया, दूसरे ने, तीसरे ने, ऐसे करके हजारों में आप देखिएगा मोबाइल उठा करके, पता लगा कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो लगभग सबके मोबाइल में एक ही सर्कुलेट हुए हैं। क्यों ऐसे हुए, क्यों, क्योंकि वो वायरल हो रहे हैं। ठीक है, अब उसमें कितनी सत्यता है इसको जानना भी, आप चूंकि शिक्षित हैं इसलिए आपके लिए जरूरी है। ओके, उसी हिसाब से अंत में उसका प्रत्युत्तर या फीडबैक मिलना चाहिए। ओके, यहां तक आप लोगों द्वारा कोई भी आप द्वारा क्या फीडबैक दिया गया ये भी हम देख लें। ई कॉमर्स वाले भी फीडबैक मांगते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फीडबैक से ही क्लियर होगा कि कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं। ओके, जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए इसमें आता है जो संप्रेषण रहा उसके प्रकार, लिखेगा नंबर 1, उसमें माध्यम के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। नंबर 1, माध्यम के आधार पर। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, एक हम भी संप्रेषण आपके साथ कर रहे हैं। एक खुशखबरी है कि लू साहब के आदेशानुसार जल्द से जल्द आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाली है। इसलिए जो लोग ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं बहुत जल्दी उन्हें ऑफलाइन क्लासेस अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्राप्त होंगी। ओके, तो जो लोग बरेली में क्लास कर रहे थे उनके लिए बड़ा ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा कि आपके बरेली कॉलेज और जीआईसी में जैसे जैसे क्लासेस चलती थी वैसे वैसे क्लासेस फिर से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो और हो सकता है कि आपको उस ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी दी जाए, जिससे कि जो बच्चे हमारे इतनी दूर दूर से जुड़े हुए हैं उनको भी कोई हानि ना हो, वो भी उसका लाभ ले सके। तो पहला है आपका माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर लिखेगा नंबर 1, मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर 1, मौखिक संचार, मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, मौखिक संचार। आप लोग बताइए, कोई ऐसा उदाहरण बताइए जो मौखिक संचार का उदाहरण हो। ठीक है, देखिए बोलना, सुनना, है ना, यह क्या है, एक तरफा भी हो सकता है और द्विमार्गी भी हो सकता है। मौखिक संचार क्या हो सकता है, एक मार्गी भी हो सकता है और द्विमार्गी भी हो सकता है। ओके, तो चलिए बताइए जरा, अब मैं आप लोगों का लाइव चैट देख रहा हूं। कोई ऐसा संचार बताओ बच्चों जो एक मार्गी हो। कोई ऐसा संचार बताइए जो एक मार्गी हो, बाद में मैं उदाहरण दूंगा, जल्दी से। यस, ऋतु, ऋतिरा, बहुत सही उत्तर दिया। और कोई,
टेलीविजन, बिल्कुल सही, मयूरी गुप्ता ने भी सही उत्तर दिया। फिल्म, सेमिनार, आदेश, गुड, लिख लीजिएगा, सही है। लिखिएगा मौखिक संचार, मौखिक संचार में एक तरफा संचार, रेडियो, फिल्में, टेलीविजन, सम्मेलन, ठीक है। देखिए रेडियो, फिल्म और टेलीविजन, ये तीन चीजें तो आपके क्या हो गई, एक मार्गी हो गई। आपकी रेडियो चल रही है, समाचार पढ़ा जा रहा है, या गाना गाया, आप तो फरमाइश कर नहीं रहे हैं, ऑनलाइन फरमाइश पर गाना आ नहीं रहा है, वो भी चल रहा है, ये क्या है, एक मार्गी है। टेलीविजन पर चलने वाले कार्यक्रम क्या है, एक मार्गी है। फिल्म आप गए देखने के लिए, वहां भी जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये क्या है, एक मार्गी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आ जाए कि एक मार्गी में कौन है, तो आपने क्या क्या बताया, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन। रेडियो हुआ, फिल्म हुआ, टेलीविजन हुआ, और कुछ हो? अरे भाई न्यूज़पेपर, आप बताइए, समाचार पत्र क्या हुआ, ये भी हुआ, समाचार पत्र, ठीक है। पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये सब क्या है, यह एक मार्गी संप्रेषण के उदाहरण है। द्विमार्गी का बताइए, कहीं भी सम्मेलन हो रहा हो, एक मार्गी हुआ, द्विमार्गी हुआ। साक्षात्कार क्या हुआ, द्विमार्गी हुआ। साक्षात्कार में भी आपसे कोई पूछेगा और आप उसका जवाब देंगे, ठीक है, तब ये क्या हुआ, ये साक्षात्कार भी द्विमार्गी हुआ। ओके। वार्तालाप, वार्तालाप मतलब आपस में बातचीत, टॉकिंग, ये भी क्या हो गया, द्विमार्गी हो गया। ओके, तो देखिए अगर साक्षात्कार को हम देखें, आप बोल रहे हूं सर, इट्स नॉट वर्बल, इट्स रिटन, क्या, हाँ, जो यहां पर हम यूज करेंगे, यहां शब्दों का प्रयोग तो हुआ, इन तीनों में आप देखिएगा, इन तीनों में शब्दों का प्रयोग तो हुआ, ठीक है, लेकिन यह क्या है, प्रिंट मीडिया है। आगे हम इनमें अंतर करेंगे आपको और बताएंगे कि कैसे यह जो एक मार्गी तो है, जैसे समाचार केवल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसका उत्तर यहां पर आप नहीं दे सकते। तो आपके जो मौखिक संचार है उसमें ये नहीं हुआ। मौखिक संचार में बोलना जरूरी है, मौखिक संचार में भाषा का प्रयोग जरूरी है। रेडियो बोलता है, फिल्म बोलती है, टेलीविजन बोलती है, सम्मेलन में बोलना है, साक्षात्कार में बोलना है, वार्तालाप में बोलना है, ये आपकी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आगे आएगा। भले ही ये क्या हो, मौखिक ना हो करके यह आपके नॉन वर्बल, ठीक। अब आप बताइएगा कि एक व्यक्ति गया, उसने साक्षात्कार इंटरव्यू में शामिल हुआ, ठीक है, आपसे पूछा गया, प्रश्न पूछे गए, लेकिन आप हां या ना में उत्तर देते रहे। आपसे पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज क्यों प्रसिद्ध है, कोई 5 कारण बताइए। सर नहीं, ठीक है। फिर आपसे प्रश्न, मीन्स आप केवल हाँ या ना में हुए, क्या यह संचार हुआ, क्या यह संचार हुआ, केवल आपने हाँ या ना में, या सॉरी सर का करके आप चले आए, क्या यह संचार हुआ। ठीक है, ड्यूअल कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब जो भी पूछा जाए उसका आप द्वारा भी उत्तर दिया जाए। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, आप 1 मिनट में बाहर हो जाएंगे, ठीक है, तो यह कम्युनिकेशन जो है वह द्विमार्गी या ड्यूअल कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। ओके, बिल्कुल सही आप लोगों ने। अब आ जाइए
तो ये तो आपका पहला रहा, क्या वो रहा मौखिक संचार, ठीक है। दूसरा है लिखित संचार, जो अभी बताया जा रहा था, लिखित संचार। लिखित संचार, रिटेन कम्युनिकेशन। लिखित संचार में क्या है, अभी जो हम आपको बता रहे थे रिटेन, प्रिंटेड। अब प्रिंटेड में क्या क्या हुआ जरा आप लोग बताइएगा। हम बता चुके हैं आपको, देखिए पत्र पत्रिकाएं हो गई, पोस्टर हो गए, पत्र पत्रिकाएं हो गई, पुस्तकें हो गई, साइन बोर्ड हो गए, होर्डिंग्स हो गई, जो बुलेटिन्स हैं, ये सब क्या हैं, ये लिखित संचार है। क्या हुआ, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, होर्डिंग्स, ठीक है, बैनर, साइन बोर्ड, ठीक, बुलेटिन, ये सब क्या हो गए, ऑल दीज आर, ये सब हमारे प्रिंट मीडिया पर आधारित हो गए। और इन्हें हम क्या कहेंगे, ये संप्रेषण कैसा हो गया, ये संप्रेषण लिखित संचार या रिटेन कम्युनिकेशन के अंतर्गत है। ओके, चलिए अब इसके आगे लिखेगा नंबर 3। हमने 2 पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया आपका मौखिक संचार, दूसरा आपका पढ़ लिया लिखित संचार, ठीक है। तीसरे को आप अब देखें, लिखेगा नंबर 3 प्रतीकात्मक संचार, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, प्रतीकात्मक संचार। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, प्रतीकात्मक संचार। बताए कोई प्रतीकात्मक संचार का कोई उदाहरण बताए जल्दी से। यस, ट्रैफिक लाइट्स, यस बिल्कुल सही, इशारों के द्वारा। अभिषेक जी हंसिए मत, ट्रैफिक सिंबल्स। और कोई, सही पकड़ रहे हैं आप लोग। देखिए जो इशारे किए जाते हैं, अभी मैंने कहा था ना, कहत नटत रिझत खिजत हसत सबे लजिया, ये सब क्या रहे, ये प्रतीकात्मक संचार के उदाहरण रहे, ठीक है। चक्षु दृष्टा मतलब आंखों से, चक्षु या आंखों से ये प्रतीकात्मक संचार किए गए, ठीक है। आप जैसे कहीं पर जाते हैं डॉक्टर के यहां, आप वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं और ऐसे लगा हुआ है फोटो, मतलब क्या हो गया, शांत रहें, ठीक। पता लगा वहां जितने लोग बैठे हैं सभी लोग केवल वह इशारा देख करके शांत है। मोबाइल फोन का लगा हुआ है और कट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अंदर मोबाइल नहीं ले जाना है, ठीक है। ये सब क्या हो गए, ये हमारे प्रतीकात्मक संचार है या सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है। अब आप बताइएगा गर्दन हिलाना, ये क्या है, प्रतीकात्मक संचार है या नहीं है, है। क्यों, क्योंकि इसमें भी आप हाँ या नहीं का उत्तर देते, जैसे सामने वाला बोल रहा होता है आप कहते हैं, ठीक है। आप मुख से नहीं बोलते, दूसरा भाषण दे रहा हो बगल में खूब बोल रहा हो और आप, या आप ताली बजाते हैं अप्रिशिएट और कर दे रहे हैं, या विक्ट्री का निशान आप बनाते हैं, विक्ट्री का निशान बनाते हैं, ये भी क्या हुआ, प्रतीकात्मक संकेत है, क्या विजयी हुए, ओके। तो ये सभी हमारे प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक हैं, ओके।
ये संचार का जो माध्यम रहा ये सिंबॉलिक रहा और आप समझ गए होंगे। अगला बताइएगा, अच्छा अगर हम कह दें ऐसे, क्या है, अंगूठा नीचे दिखाना या चीयर्स अप, अंगूठा ऊपर करना, ये सब क्या है, ये सब सिंबॉलिक है, ठीक ना। आप किसी भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है, गुड, हाँ, 3 बंदर, बड़ा सही बताया, गांधी जी के 3 बंदर, एक हो गया ना, बुरा सोचो मत, बुरा देखो मत, है ना, बुरा बोलो मत, ठीक है। 3 बंदर भी गांधी जी के क्या हैं, दे आर सिंबॉलिक। ओके, तो सभी लोग समझ गए प्रतीकात्मक संचार क्या है। इसलिए समझ गए ना क्योंकि आप लोग यूज कर रहे हैं ज्यादा, आजकल प्रतीकात्मक संचार ज्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए बच्चों ने या आप लोगों ने सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक संचार के उदाहरण बताएं। अगला लिखिएगा, प्रवाह के आधार पर, अब लिखिएगा संचार प्रवाह के आधार पर, ये तो नंबर 1 चल रहा था, माध्यम के आधार पर। अब चलिएगा प्रवाह के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। प्रवाह के आधार पर आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें पहला है अधोसंचार। अधोसंचार, सवाल ये कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, कोई आप में केवल इतना बता दे अधोसंचार की प्रकृति क्या होती है। हम आप लोगों का देख रहे हैं, अधोसंचार की प्रकृति क्या होती है, व्हाट इज नेचर ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका नेचर क्या होता है। ऑर्डर, बिल्कुल सही, आदेशात्मक, एकदम सही आप लोगों ने उत्तर दिया। इसकी प्रकृति कैसी है, आदेशात्मक। लिख लीजिएगा, यह संचार उच्च अधिकारी द्वारा, यह संचार उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को दिया जाता है। उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना या आदेश भेजना, सूचना या आदेश भेजना डाउनवर्ड संचार है। इसकी प्रकृति, इट्स नेचर, इसकी प्रकृति आदेशात्मक होती है, ऑर्डर बेस्ड। यह संचार लिखित, मौखिक, लिखित, मौखिक, सर्कुलर, परिपत्र, परिपत्र, नियमावली, बजट स्वीकृति या कार्मिक सम्मेलन हो सकता है। या बजट सम्मेलन हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिएगा आप कि मान लीजिए क्राइम शिक्षा ली जा रही है कप्तान द्वारा,
ठीक, आपके मंडल के एसएसपी अपने सभी थानाध्यक्षों, चौकी इंचार्ज, इनके माध्यम से क्राइम मीटिंग ले रहे हैं। ठीक है, इस क्राइम मीटिंग में उनके द्वारा जितने भी निर्देश होंगे वह आदेशात्मक होंगे। ठीक, जैसे उनके द्वारा यह कहना कि शाम के समय सभी लोग फुल ड्रेस में सड़क पर नजर आने चाहिए। जो भी वाहन जिन पर आपको किसी प्रकार की शंका लगती है तुरंत उसकी चेकिंग करिए, उनको रोकिए। ठीक, जो वांछित अपराधी हैं उनकी धरपकड़ करिए। ये सब क्या रहा? ये आपका कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन ये सब कैसा हुआ? आदेशात्मक हुआ। कप्तान या एसएसपी क्या रहे? वह आपके बड़े अधिकारी रहे, जिन्होंने अपने अधीनस्थों, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सभी लोगों को उन्होंने कम्युनिकेट किया। यहां पर वो मौखिक किया और इसके बाद उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया। वह वायरल, वह हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप पे चला। वो क्या हो गया? लिखित हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो सर्कुलर होते हैं, जो बजट सम्मेलन होते हैं, उसमें बजट, कोई किसी भी कंपनी का प्रबंध निदेशन जो है वह अपने बजट को पढ़ता है, अपने कंपनी के हानि और लाभ को बताता है। ठीक है, और उसी अनुसार वह तय करता है कि आगे हमारे कंपनी का कार्य किस प्रकार से ग्रोथ पर ले जाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और आदेशात्मक रूप में वो सबको बताता है कि कंपनी के ग्रोथ के लिए आपको ये काम और करना चाहिए और करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आदेशात्मक स्वरूप रहा, इसे हम क्या कहते हैं? अधोसंचार कहते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे के अधीनस्थों को दिया गया कम्युनिकेशन, दिया गया आदेश। ठीक है, गुड। हमें आशा है आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, अब लिखिएगा नंबर 2। ये तो पहला क्या रहा, जिसमें हम ऊपर से नीचे की ओर आए। ठीक है, इसलिए यह संचार क्या हुआ? इस संचार को हम अधो या डाउनवर्ड कहा गया। इसके बाद लिखिएगा ऊर्ध्व संचार, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऊर्ध्व संचार, ऊर्ध्व संचार या अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बताइएगा ऊर्ध्व संचार की प्रकृति क्या होगी? व्हाट विल बी नेचर ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन? जल्दी बताइएगा, ऊर्ध्व संचार का कम्युनिकेशन क्या है? ऊर्ध्व संचार कम्युनिकेशन का की प्रकृति क्या है? व्हाट इज नेचर ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन? यस, रिक्वेस्ट, बिल्कुल सही है। रिक्वेस्ट, प्रे नहीं, रिक्वेस्ट। ठीक है, कहा तो जाता है प्रार्थनात्मक, लेकिन उधर इंग्लिश में बोला जाता है रिक्वेस्टिंग। इसका प्रकृति थी आदेशात्मक, और इसकी प्रकृति है प्रार्थनात्मक, रिक्वेस्टिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको छुट्टी चाहिए, आप कर्मचारी हैं, अपने बॉस से छुट्टी लेना चाह रहे हैं, तो छुट्टी के लिए आप जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो कैसा होता है? रिक्वेस्टिंग होता है, प्रार्थनात्मक होता है। और वहां संचार कहां है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है, जैसे है मौखिक प्रार्थना पत्र या अनुमति मांगना, कहते हैं ना इसकी अनुमति प्रदान की जाए, तो अनुमति मांगना भी क्या है? रिक्वेस्टिंग है। ये आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन माना जाता है। प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, बताइए कैसा है? प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अगर प्रगति रिपोर्ट कोई मांग रहा है तब वो आदेशात्मक हो गया। प्रगति रिपोर्ट मांगना आदेशात्मक है, और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना ये क्या हो गया? अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ।
अंडरस्टूड? दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। प्रगट रिपोर्ट मांगना आदेशात्मक हुआ और प्रगट रिपोर्ट प्रस्तुत करना क्या हो गया, यह रिक्वेस्टिंग हो गया, और यह क्या माना जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन माना जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, सुझाव प्रेषित करना कैसा है? सुझाव प्रेषित करना, सुझाव प्रेषित करना, ठीक। आप किसी को भी जो सुझाव दे रहे हैं वो किस में आएगा, वह उसकी प्रकृति कैसी होगी, अपने अधिकारी को अगर आप दे रहे हैं, सर इसको ऐसे अगर कर लिया जाए तो ऐसा हो जाएगा और लग रहा है कि इससे हमें फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, ठीक है, और उस टीम में आप भी हैं, आपके इंस्पेक्टर उसको लीड कर रहे हैं, आप कहते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते, सर, हाँ बताइए सर, अगर 3 लोग इधर से निकले, 3 लोग इधर से, सर उसका उधर भागने की ज्यादा चांस होते हैं, सर उधर से भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो बड़े आराम से घेर लेंगे, ठीक, इधर से सर भागने की बहुत कम चांस है, इधर 1-2 लोग ही हैं तो हम पकड़ लेंगे। ये क्या है, ये सुझाव भी आप अपने किसको दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वह सुझाव आपका माना जाए, ठीक है, लेकिन आप लीडिंग रोल में जो हैं उनसे जो सुझाव उन्हें देते हैं उस समय, वह भी क्या है, वह निवेदन के स्वरूप में कहा जाता है, आदेशात्मक नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड? इसके बाद योजना प्रस्तुत करना, किसी भी चीज की प्लानिंग, योजना प्रस्तुत करना, जहां भी प्रस्तुत शब्द आ जाएगा, प्रेषित आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उर्दू संचार होगा। प्रस्तुत करना या प्रेषित करना शब्द आ गया, तुरंत आंख बंद करके उसे क्या मानना है हमें, वह अपवर्ड कम्युनिकेशन का हिस्सा होगा। समझ गए होंगे यहां तक? ये दोनों से एक सवाल जरूर आना है 100%, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग, हाँ 3 लोग इधर 3 लोग उधर, बाकी मेरे पीछे, बिल्कुल सही अखिल दुबे, आप सही जा रहे हैं। सजेस्टिव फॉर मी विद रिक्वेस्ट, गुड, अपवर्ड कम्युनिकेशन, सभी लोगों ने समझा और सही समझा। लाइट आ चुकी है, हम जल्दी अपने वास्तविक स्थान पर पहुंचने वाले हैं, ठीक है, आपको एक सवाल देंगे और इसके बाद तुरंत हम पहुंचते हैं। अभी तो 4 बज चुका है, तो ऐसा करते हैं कि 4:30 बजे तक की क्लास हम यहीं प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि लिखना कम है ना, जैसा आप लोग आदेश करें। बताओ बच्चों, है ना, कम्युनिकेशन का आप साधन कौन सा अपनाना चाह रहे हैं इस समय, अधोभाष संचार या उर्दू संचार, और इसमें अपनी राय दीजिए कि क्लास अभी यहीं पर हम 4:30 बजे तक प्रस्तुत रखते हैं, और 4:30 बजे के बाद हम अपने संचार, अच्छा हॉरिजॉन्टल भी रख रहा है, सबस इंटरेस्टिंग नहीं, अभी हमने हॉरिजॉन्टल नहीं पढ़ाया था, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल नहीं पूछा, लेकिन आपने तीसरे विकल्प का चयन किया, बहुत अच्छा, यस, गुड। आप जो है आध्यात्मक नहीं हो सकते हैं, आप अगर हमारे अभ्युदय चैनल से कोई फोन आता है, उनका जो होगा वो आदेशात्मक होगा कि सर लाइट आ गई है, इसलिए आप अपनी क्लास बदल लें, ठीक है। ये तो आप सोचिए कि अचानक एक किया हुआ परिवर्तन रहा कि जिसके साथ हमारा आपका कम्युनिकेशन चल सके, और द कम्युनिकेशन इज कैरिंग ऑन, और चल रहा है, इसका मतलब संप्रेषण सही हो रहा है, और आप अपने लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैसेज के द्वारा ये बता रहे हैं कि नहीं कम्युनिकेशन हो रहा है ना, गुड। अब जैसे हमने कहा भावनात्मक अभिव्यक्ति, अब दूसरा जो है, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उसे समझ में नहीं आया या भावनात्मक क्या मतलब, उसकी भावना खुद हमारी भावना के साथ मिल नहीं पाई, क्यों, लैंग्वेज के कारण, ठीक है। तो चलिए अब आ जाइए अगले पर। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया कि हम लोगों ने अधो संचारी भी पढ़ लिया और उर्दू संचारी भी पढ़ लिया, ये हमारे हो रहे हैं प्रवाह के आधार पर, ठीक है। इसके बाद इसमें तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, और जीवन के 80% कम्युनिकेशन ऐसा ही होता है, वह कम्युनिकेशन लिखेगा नंबर 3, समस्तरीय या हॉरिजॉन्टल, समस्तरीय
या पार्श्व कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल या इसकी प्रकृति क्या होगी बताइएगा आप लोग। हम आपके मैसेज देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा। बस बहुत जल्दी हम लोग उधर पहुंच रहे हैं बेटा, चिंता न करो। बताइए भाई, समस्तरीय या पार्श्व कम्युनिकेशन की प्रकृति क्या होगी? हाँ, जैसे फ्रेंड के साथ है ना, इसलिए इसकी प्रकृति जो है वह स्वाभाविक होगी। इसकी प्रकृति क्या होगी? स्वाभाविक होगी। अपने आप कलीग्स के साथ जहां आप वर्क कर रहे हैं वहां आप अपने जो समान लेवल के लोग हैं उनके साथ, जैसे एक ऑफिस बनती है ना, उस ऑफिस में लगभग समान लोगों के साथ जो आप कम्युनिकेशन करते हैं वह कम्युनिकेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, उसमें एक दूसरे के साथ आप बात का कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक आप कोई यस सर ऐसी बात नहीं है। वहां स्वाभाविक रूप से प्रत्युत्तर होते हैं। एक दूसरे को दिया गया सुझाव, एक दूसरे को दिया गया विचार खुद का या एक दूसरे से मांगा गया सुझाव, ये सब कैसे होंगे? स्वाभाविक होंगे। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि अगर इसमें समस्तरीय या पार्श्व हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में पूछें तो हम कह सकते हैं कि जब किसी संगठन में पद सोपान क्रम में, मतलब आपकी जो प्रतिष्ठा है, जो डिजिग्नेशन है, उसके क्रम में समान स्तरीय कार्मिक जब आपस में संचार या कम्युनिकेशन करते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? स्वाभाविक होती है। यह जो होगा, जैसे लिखित या मौखिक रिपोर्ट होती है, समूह कार्य होता है, संपर्क होता है, समिति बैठक होती है, ये सब क्या होता है? ये स्वाभाविक होता है। अरे आप अपने मित्रों के बीच में बात कर रहे हैं भाई, बताइए, अगर मान लीजिए 10 अध्यापक बैठे हुए हैं, बोलिए, तो 10 अध्यापकों के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा? स्वाभाविक होगा। ठीक है, वहां पर किसी भी विषय वस्तु के प्रति डिस्कशन, मान लीजिए कोई सेमिनार होने से पहले, अभी सेमिनार शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अपने लोग बैठे हुए हैं, आपस में जो कम्युनिकेशन हुआ यह स्वाभाविक हुआ और इसे हम क्या कहेंगे? यह हॉरिजॉन्टल हुआ। ठीक है, अब उसमें जब कोई आ जाता है और उस सम्मेलन को लीड करता है तब कम्युनिकेशन का स्तर बदल जाता है। आप अपने इष्ट मित्रों के बीच में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो भी क्या है? स्वाभाविक है या हॉरिजॉन्टल है। उसमें आप किसी प्रकार के आदेशात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी प्रकार की रिक्वेस्ट भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? जिसमें समान आधार पर हम बात करते हैं, इसीलिए इसे हॉरिजॉन्टल कहा गया। ओके, तो इसे भी आप समझ चुके होंगे। अब लिखिएगा अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार, ध्यान रखिएगा, अभी तक जो हो रहा था वह औपचारिक था, लेकिन अब जो हमारा संचार हो रहा है वह कैसा हो रहा है? अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार, इंटरेस्टिंग। यह संप्रेषण समूह बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। बिल्कुल सही, 6-3। ठीक, अब बताइएगा आप लोग जरा सा कि भाई हम एक सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी क्लब में होने वाला संचार कहलाता है, कैसा होगा? किसी क्लब में होने वाला संचार या क्लब के सदस्यों के बीच होने वाला संचार क्या कहलाएगा?
यस, इनफॉर्मल हुआ। क्या हुआ? अनौपचारिक हुआ। क्यों? उस क्लब के सभी सदस्य हैं और सभी आपस में मित्र की तरह व्यवहार करेंगे, इसलिए वह जो कम्युनिकेशन होगा वह क्या होगा? इनफॉर्मल होगा। ठीक है, आप बताइएगा अनौपचारिक संचार का सबसे बड़ा दोष क्या है? पूछा जा चुका है सिविल सर्विसेज में, अनौपचारिक संचार का सबसे बड़ा दोष क्या है? अब आप ये मत कहिएगा कि सर ऑप्शन दीजिए, कोई बताए। अनौपचारिक संचार का सबसे बड़ा दोष क्या है? नो फीडबैक, नहीं। और कोई? मर्यादा रहित, हाँ ये भी है, सही कह रहे हैं, मर्यादा रहित हो सकता है। और कुछ? टाइम पास होता है, हाँ समय हो सकता है। और कुछ? र्यूमर, र्यूमर वह है अफवाह। अनौपचारिक संचार का सबसे बड़ा दोष वो क्या है? र्यूमर या अफवाह। अफवाह, ठीक है, किसी के बारे में अपने ही साथ, सोचिए अपने ही समान उसमें करते हुए किसी एम्प्लॉय के बारे में ही कोई जासूसी की बातें करना। अरे यार जानते हो क्या हुआ? अरे मैंने देखा, क्या हुआ? ऐसा मैंने सुना। ठीक है, फॉर्मल नहीं, मैंने सुना, ऐसा हुआ, साहब कह रहे थे। ठीक है, या अरे यार मैंने सुना, क्या साहब का ट्रांसफर होने वाला, घबराने की बात नहीं है। र्यूमर फैल गया। ये सबसे बड़ा दोष है जिसमें जासूसी या र्यूमर फैलना, उसके आधार पर जो अफवाह फैलती है, इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ये सबसे बड़ा दोष है। ठीक है, तो ये जो बातें होती है ना, मतलब ना कोई सिर पैर ना हो, लेकिन आपने सुना, जैसे आप नहीं सुनते हैं, विभिन्न स्रोतों से ये पता चला है, कौन सा स्रोत है नहीं पता, लेकिन विभिन्न स्रोतों से ये पता चला है ऐसा होने वाला है। ठीक है, क्या हो गया? एक अफवाह फैल गई, लोगों के बीच में फैल गई। वह स्रोत कौन से रहे, या कहते हैं और ज्यादा उसे प्रूफ करने के लिए विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है कि लोग, भाई कैसा स्रोत है? विश्वसनीय स्रोत है। विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि मयंक दानवीर सिंह जो भाजपा के बड़े ही कर्मठ नेता थे, वह सपा में सम्मिलित होने वाले हैं। लो भैया, मयंक दानवीर सिंह जो भाजपा के बड़े कर्मठ सिपाही थे। ठीक है, लेकिन एक र्यूमर ने उनकी बातें पूरी उड़ा दी। कड़ी कैसे मालूम हुआ? अरे सुना है उनका जल्दी ही वो ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक, अब उनके प्रति जो सकारात्मक धारणा रही, सब कहां बदलने जा रही है? नकारात्मक। अपने ही ऑफिस में वो संशय की दृष्टि से देखे जा रहे हैं, और उनको खुद नहीं पता है कि जिसका सपा से के साथ कोई दूर दूर तक नाता नहीं रहा, या किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना। मान लीजिए आपने अपने किसी मित्र को 10,000 रुपए दिया था, वो ऑफिस में आया, आपके साथ चाय पानी पिया और आपको कहा यार वो 10,000 रुपए ले लो, तो अरे नहीं बात घर में ना ना रख लो, रख लिया। तो अरे जानते हो, लग रहा है ना इसने किसी काम के लिए किसी को वो किया था, अभी 10,000 रुपए वो अभी देकर के गया है। अरे सही में? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा यार, 10,000 रुपए वो उसके हाथ पे रख के गया। क्या हो गया? एक र्यूमर हो गया, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, वह भी उस व्यक्ति के प्रति जो फैलती है। यह इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा दोष। बाद में आप जिससे कहेंगे किसने बताया, याद नहीं आ रहा यार, किसी ने बताया था मुझे, मैंने कहीं से सुना जरूर था। ठीक है, यह आपका क्या हुआ? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक ड्रॉबैक है। अंडरस्टूड? अब एक इसमें सूत्र बताया गया था,
अफवाह आर बराबर आई गुणे ए गुणे 1/c। र्यूमर इज इक्वल टू इंपॉर्टेंस, महत्व, मोर देन वन मीनिंग्स इंटू ए, और तीसरा क्या है, समालोचना या तार्किक शक्ति। यहां तर्क बेचारा कमजोर हो जाता, जितना बड़ा तर्क देंगे उसका उल्टा हो रहा है। देखिए, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? यह तार्किकता के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अफवाह तर्क नहीं देखता है, ठीक है, जितना सॉलिड तर्क देंगे उतना ही, और आप फंसते चले गए। आप कह रहे नहीं 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 नहीं, वो तो अपना दोस्त था। अरे यार, तो दोस्त से पैसा लेना चाहिए था। अरे नहीं भाई, मैंने उसको उधार दिया था। अरे वाह, बहुत अच्छा, उधार दिया था तो ऑफिस में ही आके उसको देना था। ठीक है, पहली चीज क्या हमने बताया इसमें, वह है इंपॉर्टेंस। बात का कोई महत्व हो या ना महत्व हो, लेकिन चर्चा चल उठी। क्या बात है भाई साहब, आजकल तो आप रोज कपड़े बदल बदल के आ रहे हैं, एकदम नए नए रोज पहन के आ रहे हैं, लग रहा है कहीं से पैसा आ रहा है। ठीक है, या देख करके अरे आजकल सर के रंग नहीं सही है, क्या है, एक तरह का र्यूमर है। समझ गए होंगे, यह रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग प्रयोग करते हैं, इससे बचना चाहिए, इस र्यूमर से बचना चाहिए। समझ गए? गुड। तो ये हो गया आपका 2 चरण। ठीक, अब लिखिएगा, सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर संचार, सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर संचार व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों हो सकता है। सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर संचार व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों हो सकता है। ठीक है, लिखिएगा, संगठन में संचार 3 प्रकार के होते हैं। संगठन में संचार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आंतरिक संचार। इंटरनल कम्युनिकेशन, संगठन के कार्मिकों के बीच, एम्प्लॉइज के बीच, जिसे हम कहते हैं आंतरिक संचार। दूसरा है बाह्य संचार, एक्सटर्नल, यह है इंटरनल। इंटरनल कम्युनिकेशन, यह रहा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जिसमें है संगठन और जनसाधारण के बीच, संगठन और जनसाधारण के बीच, पब्लिक के बीच, संगठन और जनसाधारण के बीच कम्युनिकेशन। और तीसरा है अंतःवैयक्तिक, इंटरपर्सनल, अंतःवैयक्तिक, ठीक है, कार्मिकों के मध्य व्यक्तिगत संचार। कार्मिकों के बीच व्यक्तिगत संचार लिख लें अच्छे से, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हुए।
इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूं और समझाता हूं कि कैसे ये हुआ। ठीक है, संगठन में संचार पहला बताया इंटरनल, आंतरिक संचार। ठीक है, ये कार्मिकों के बीच होता है। दूसरा हुआ बाह्य संचार, एक्सटर्नल, कार्मिकों का मतलब संगठन के साथ जन साधारण का संचार होता है। और तीसरा है इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, जो कार्मिकों के बीच व्यक्तिगत, जो आपके दूसरों के साथ जो पारिवारिक रिलेशन उसमें बनते हैं, वह आंतरिक संचार होता है। यह व्यक्तिगत संचार होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के आधार पर होने वाला कम्युनिकेशन। ठीक है, इन तीनों को पूरा पूरा और अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। हेलो, इन तीनों को समझना जरूरी है। और कैसे समझेंगे आप, इसको देखिए। आप बताइए, मान लीजिए कि आप किसी विद्यालय में पोस्टेड है, किसी विद्यालय में पोस्टेड है। वह विद्यालय का अपना एक संगठन, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप मान लीजिए कि 9th, 10th, 11 और 12 की क्लास चलती है। ठीक है, विभिन्न संकाय हैं, जैसे आपके सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले टीचर होंगे, साइंस पढ़ाने वाले टीचर होंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर होंगे, बायो पढ़ाने वाले होंगे, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप जो सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, उसको पढ़ाने वाले भिन्न विभिन्न प्रकार के अपने विषय के प्रकांड विद्वान उसमें होंगे। दूसरा उसी में स्टाफ होता है, जो क्लरिकल स्टाफ भी होता है, उसके साथ भी कम्युनिकेशन होता है। और सबसे ऊपर एक प्रधानाचार्य है, जो सबके ऊपर उनको कमांड करना है। ठीक है, सभी लोग अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग तरह से हैं, लेकिन सब पर एक साथ कम्युनिकेशन के आधार पर, वार्तालाप के आधार पर एक प्रधानाचार्य को सभी लोगों को एक सूत्र में बांध कर लेकर के चलना होता है। वहां पर आप देखेंगे कि यह तीनों प्रकार के संचार होते हैं। और कैसे होते हैं, जरा देखिएगा। पहला हमने जो बताया कि कार्मिकों के बीच जैसे होता है, एक स्टाफ रूम होता है। स्टाफ रूम के अंदर वहां पर सभी विषय के लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर आप देखेंगे कोई भी अपने विषय के बारे में बातचीत नहीं कर रहा होगा। वह अगर बात करेगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेगा। जैसे एक इस समय की कॉमन बात, कार्मिकों के बीच में सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता 28% कर दी। 17% से बढ़ा करके 11% की जो वृद्धि हुई, 28% की वृद्धि हो गई। ठीक, अब एक सामान्य परिचर्चा में उन्हें हुआ, हाँ हमारे वेतन में लगभग 4500 रुपए की वृद्धि हो गई। सर आप में, क्योंकि हम आपसे सीनियर हैं, हमारे में तो लगभग 5300 रुपए की, 5300 की वृद्धि हो गई। ये क्या? आपस में उन कार्मिकों के बीच में एक ऑफिस में रहते हुए क्या रहा, एक आंतरिक संचार हुआ। अथवा प्रधानाचार्य जी ने मान लीजिए अपने विद्यालय में किसी प्रकार का गेम होना है, और गेम का 10 विद्यालयों का संकुल का गेम आपके विद्यालय में ऑर्गेनाइज होना है। अब उन्होंने 10 या 12 अध्यापकों का एक समूह बनाया है, जिनको कमांडिंग करना है और उस खेल के प्रति सारी तैयारियों का लेखा जोखा रखना है और उन्हें ही उसे संपूर्ण करना है। हाँ, यह अलग बात है कि उसकी मॉनिटरिंग लगातार प्रधानाचार्य करेंगे। ठीक है, अब देखिए विषय वस्तु एक हो गई। उस विषय वस्तु एक के आधार पर जो संचार इन कार्मिकों के बीच में जो रणनीति बनेगी, उस खेल को आयोजित कराने में, उसके सफल बनाने के लिए उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, यह कम्युनिकेशन क्या होगा, आंतरिक संचार कहलाएगा। ओके, अब आ जाइए बाह्य संचार, जन साधारण के साथ। जैसे आप गए, आप इस समय प्रायोजित करने वाले हैं, आपके अंदर यहाँ आयोजन होने वाला है किसी खेल का, लेकिन आप बाहर गए, अब बाहर चाय वाला है, वह कह रहा है भाई साहब क्या बात है, आजकल आप बहुत व्यस्त, अरे नहीं जानते हो विद्यालय में जो है होने वाला, ऐसा करो अपने यहाँ अब दूध इस तारीख से 10 तारीख से 15 तारीख तक खेल का आयोजन है, अपने यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लो, बिस्किट चाय नमकीन बढ़ा लेना, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा बच्चे आएंगे,
इसलिए उनके खान पान की भी व्यवस्था, ज्यादा जो गार्जियन आएंगे वो बाहर रहेंगे, इसलिए आप अपनी व्यवस्था बना लो। क्या रहा, अब ये बातें धीरे धीरे फैल गई, है ना। आपका जो संचार हुआ वह कैसे हुआ, पब्लिक के साथ हो रहा है। कभी कभी होता है कि आपके यहां जो कुछ हो रहा है, जैसे एडमिशन प्रक्रिया हो रही है, एडमिशन नहीं हो रहा है, अब वह क्या है, आप अपना कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आप होर्डिंग लगवा देते हैं, हमारे यहाँ फला विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ, निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क ड्रेस, है ना, उच्च शिक्षकों, उच्च क्वालिटी के शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाता है फला विद्यालय में। एक प्रकार का कम्युनिकेशन हुआ। अब ये क्यों आपने होर्डिंग लगाई, क्योंकि यह कम्युनिकेशन एक संगठन कर रहा है, किसके बीच में, पब्लिक के बीच में कर रहा है। ठीक है, आप द्वारा जो भी प्रचार किया जा रहा है और आप द्वारा जो आउटपुट्स दिए जा रहे हैं, उस आउटपुट्स की चर्चा, उस संगठन के अंदर की चर्चा बाहर पब्लिक के बीच में कैसी हो रही है, इसका फीडबैक भी लेना चाहिए, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस संगठन में कार्य कर रहे हैं उस संगठन के लिए हमारे प्रति ही जो बाहर कम्युनिकेशन हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक है, पब्लिक के बीच में हमारी कहीं न कहीं अगर बुराई हो रही होती है तो वह संगठन क्या है, डाउनवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी संगठन का अपने साथ साथ उनके साथ भी यह एक चर्चा परिचर्चा का होना आवश्यक है। तीसरा है इसमें इंटरपर्सनल अंतर। जो भी एक रिलेशनशिप, एक कर्मचारी अपने दूसरे कर्मचारी के साथ पारिवारिक संबंध बनाता है, उन पारिवारिक संबंधों के आधार पर उसके साथ जो चर्चा होती है, यह क्या है, एक व्यक्तिगत संचार का उदाहरण है। ठीक है, तो अभी हमारी आधी क्लास लगभग हुई है और यहां हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, 1.5 घंटे की आपकी क्लास हो चुकी है और हम अपने नए स्टूडियो में आपको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और 5 मिनट बाद हम लोग इसी कम्युनिकेशन के सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे एक बेहतरीन उदाहरणों के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप 5 मिनट का ब्रेक।